इस वक्त की एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के दतिया से आ रही है। यहां मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर बवाल बढ़ता जा रहा है। गुस्साए नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने पूरी रात हंगामा किया। नेशनल हाईवे 44 झांसी दिल्ली हाईवे बंद कर दिया। इसके बाद जब पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो गुस्साए नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। हालात में काबू करने के लिए सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल को बुलाना पड़ा। प्रदर्शनकारी बीजेपी के कार्यालय में मौजूद हैं और पुलिस लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। तो कल रात से ही NH-44 को नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जाम कर रखा है और दतिया का जो बीजेपी मुख्यालय है उस पर भी एक तरीके से कब्जा कर रखा है। पुलिस के लाख समझाने के बावजूद लोग जब NH-44 से नहीं हट रहे थे तो पुलिस को आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने, जो लोग बैठे थे, उन्होंने पथराव किया पुलिस पर। इसमें कई पुलिस वालों को चोटें आई हैं। बीजेपी की घर की लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है और वजह रही बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना। और तस्वीरें इस वक्त आप दतिया की देख सकते हैं जहां पर पथराव जारी है। इंडिया टीवी की टीम जैसे ही ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, यहां पर लगातार पथराव चल रहा है पुलिस पर। अगर आप देखें तो पुलिसकर्मी नाराजगी दिखाते हुए आ रहे हैं और यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले आंसू गैस के गोले चलाए गए। तस्वीरें देखिए, नेशनल हाईवे की ये तस्वीरें, यहाँ पर आप पथराव देख रहे हैं। यहाँ पथराव लगातार, ये देखिए, ये पथराव किया जा रहा है लगातार। लाइव तस्वीरें इंडिया टीवी। भाजपा के अंदर जो आक्रोश जो उबल रहा था, ज्वालामुखी के तौर पर फटते हुए दिखाई दे रहा है। एक ऐसा ज्वालामुखी फटा है जिसकी गूंज भोपाल से लेकर दिल्ली तक सुनाई दी गई। वजह भी साफ थी, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर पूर्व संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने के साथ ही पार्टी के अंदर की जो खुली बगावत है वो सामने आ गई है। पथराव अभी तक हो रहा है पुलिस कर्मियों पर, एक के बाद एक पथराव यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, पुलिसकर्मी इस तरीके से अपने बचाव के लिए गद्दा लपेटकर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में आपको दूर इसके पीछे रहिए, लग जाएगी पथराव। इंडिया टीवी की टीम पर लगातार यहाँ पर पथराव होते हुए नजर आ रहा है। हाईवे जाम हो चुका है, टायर जलाए गए हैं। ये देखिए तस्वीर, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे लगातार आपको। बेहद नाराजगी जो है वो दिखाई दे रही है नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना मिलने के चलते। और ये लाइव तस्वीरें इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। पीछे अगर आप देखें तो सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और कोशिश कर रही है कल रात से लेकर जाम खुलवाने की। मुझे कुछ हो गया तो घर वालों को कौन जवाब देगा? ये देखिए, और ये तस्वीर देखिए, ये नारा देखिए, पुलिस कर्मियों चोटिल, ये पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ है और ये उनके निशान यहाँ पर जानलेवा हमला है हमारे ऊपर है। ये कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही है लोग। और ये पुलिसकर्मी रात से कोशिश कर रहे हैं जाम किसी तरीके से खुल जाए। पुलिसकर्मी घायल दिखाई दे रहे हैं, कई पुलिसकर्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। आज सुबह की ये तस्वीरें आप देख रहे थे सुबह 5 बजे के लगभग, जब नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने पुलिस वालों पर ही हाईवे पर जाम खुलवाने को लेकर हंगामा कर दिया। पुलिस लगातार जाम खुलवाने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान दूसरी तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। भारी हंगामे और पत्थरबाजी के बीच एक और घटना सामने आई है। दरअसल नरोत्तम मिश्रा के एक समर्थक ने आत्मदाह की कोशिश की। उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन समय रहते वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। पानी है क्या? मैं करूंगा। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और पूरी कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल दतिया सीट पर बाई इलेक्शन होना है, जहां से बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है, जबकि पिछले कुछ सालों से नरोत्तम मिश्रा ही यहां से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। ऐसे में उनके समर्थक भड़के हुए
और उन्हें टिकट देने की मांग की जा रही है। पानी बदलने का पानी पानी है क्या? हमारा मोबाइल फूट गया, ये हमारे ये जो पत्थर है ना, ये जो आप अभी इंडिया टीवी लाइव में भी बता रहे थे, ये हमारी तरफ से नहीं पुलिस की तरफ से फेंके हैं। और सुनिए, क्या देखिए श्री राम धुन केवल है कि ये इस दतिया का विकास जिसने किया है, विकास पुरुष आप लोग बीजेपी हमको, पर बीजेपी ने टिकट दे तो दिया आशुतोष तिवारी को। अरे तो हम उनको जानते ही नहीं। मैं आशुतोष तिवारी नहीं, आशुतोष तिवारी रहते हैं भांडेर में। ये जो जगह है ये नरोत्तम डाला की जगह है। हमारा नेता नरोत्तम, कब तक ऐसे कब्जा करके रखे रहोगे बीजेपी का? जब तक हमारे नेता को टिकट नहीं मिलेगा, जब तक हम उनके साथ तक नहीं लड़ते रहे। देख सकते हैं बंधक बना लिया गया है बीजेपी कार्यालय को, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बीजेपी कार्यालय के अंदर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक मौजूद हैं, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं और 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। सारी लड़ाई बाय इलेक्शन में टिकट को लेकर है। वहीं मामले पर दतिया के डीएम स्वप्निल वानखेड़े ने बताया 8 जवानों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस के 5 से 6 गाड़ियों के कांच के शीशे टूट गए हैं। हालांकि अब हालात कंट्रोल में हैं और अगर किसी ने अब उपद्रव करने की कोशिश की तो प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। प्रोटेस्ट चल रहा था जो कि जिसमें चक्का जाम किया गया। चक्का जाम लगभग 5:30 बजे से सुबह 5 बजे तक हुआ। 11 साढ़े 11 घंटे का चक्का जाम था, जिसमें 20 किलोमीटर तक जाम लगा रहा और खोलने के बाद भी 2 घंटे तक वो गाड़ियाँ निकलती रही। चक्का जाम सुबह 4 बजे खोला गया और पहले काफ़ी बार समझाइश दी गई। आखिरी में फोर्स को बुलाना पड़ा। फोर्स को बुलाने के बाद वहाँ से पथराव हुआ है कार्यकर्ताओं से। जब पथराव हुआ तो हमने भी आंसू गैस चलाए और उसके बाद सभी के सभी कार्यकर्ता कार्यालय में चले गए और वहाँ से भी पथराव करते रहे। पथराव करने के बाद हमारी पुलिस सख्त रही, आंसू गैस छोड़े गए और उसके बाद यहाँ से चक्का जाम को खाली किया गया। लेकिन इस पथराव में हमारे 8 जवानों को काफ़ी गंभीर चोटें आई है। ये एसपी, एएसपी और एसडीओपी तीनों को चोटें आई है, लेकिन एसपी, एएसपी साहब को चोटें गंभीर नहीं हैं। लेकिन इन सब में गाड़ियों का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। पुलिस की गाड़ी उल्टी कर दी गई, कांचें फोड़ी गई है, कब लगभग 5-6 ट्रकों के कांचें फोड़े गए हैं। तो ये अशांति भंग की गई है, लेकिन अभी स्थिति कंट्रोल में है और प्रशासन अब शांति अगर अशांति में कन्वर्ट होती है तो उसके लिए पूर्ण तैयार है। हम लोग अशांति होने नहीं देंगे और अभी भी जो कार्यकर्ता है उनको हमने बताया कि आप अकेले करके या 2-2 मिलकर घर जा सकते हैं, लेकिन 5-5 में इकट्ठा नहीं होंगे ताकि चक्का जाम की स्थिति फिर से ना बने। और लेटेस्ट अपडेट के लिए अनुराग मेहताब इस वक्त दतिया से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, सुबह की स्थिति से अब हालात थोड़े बेहतर हैं, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या अब भी नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने क्या अब भी बीजेपी के ऑफिस पर कब्जा किया हुआ है? क्या नरोत्तम मिश्रा से आपकी बातचीत हो पाई है? क्या हो रहा, जरा दिखाइए। देखिए इस वक्त तस्वीरें लाइव इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। मध्य प्रदेश को बीजेपी की प्रयोगशाला कहा जाता रहा है, लेकिन इसी प्रयोगशाला में जो बगावत का ब्लास्ट हुआ है उसकी तस्वीर आपको दिखाऊं। ये इस वक्त बीजेपी कार्यालय आपको दिखाई दे रहा है, जिसपे अभी भी सैकड़ों समर्थक छत पर मौजूद हैं और ये आप दृश्य देखेंगे इन लोगों को समझाइश देने के लिए जो नारेबाजी, देखिए अब यहाँ पर नारेबाजी शुरू हो चुकी है। ये बीजेपी कार्यालय को बंधक बना के रखा गया, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और कानून व्यवस्था सुचारू चले इसलिए तस्वीरों में दिखाऊं कि इस वक्त रात से ही कलेक्टर और एसपी यहाँ मौजूद हैं, जिम्मेदारी निभाते हुए कि कोई भी जो उपद्रव की स्थिति हो उसे रोका जा सके। रात भर जो जाम लगा रहा उसे खुद ये पुलिस बल यहाँ पर बता रहा है कि किस तरीके से जैम को खुलवाने की कोशिश की गई, लेकिन नाराजगी बरकरार है। ये तस्वीर जो इस वक्त इंडिया टीवी आपको लाइव दिखा रहा है, इस तरीके की तस्वीरें राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में कभी दिखाई नहीं दी, जहां पर पुलिस इसलिए खड़ी है कि जिस पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के कार्यकर्ता उसी पार्टी का ऑफिस को कब्जा कर पथराव कर रहे हैं और पुलिस कोशिश कर रही है समझाइश देने की और कानून व्यवस्था संभालने की। लगातार ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार नारेबाजी
ये रुक नहीं रही है। कल रात से इसी तरीके से जो जी। पूरी की पूरी जो नरोत्तम मिश्रा के जो कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी दिखाई दे रही है। और इस वक्त अगर हम कोशिश भी कर रहे हैं, कलेक्टर मौजूद हैं यहाँ, एक बार उनसे एसपी साहब से बात कर लेते हैं। सर, अभी भी ये टकराव की स्थिति दोनों तरफ से दिखाई दे रही है, कब ये खत्म होगा, कब ये चीजें समाप्त होंगी? 10-12 घंटे से तो ऊपर हो चुके हैं। नहीं, आप देख सकते हैं कि जाम खुल चुका है, जाम पूरी तरह से खुल चुका है और यातायात सुचारू हो चुका है। अभी जो बचा कुचा है, ये जो कुछ हुड़दंगी अभी भी यहाँ पे माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो इनके जो भी वरिष्ठ हैं इन लोगों से बातचीत हो रही है कि या तो ये गिरफ्तारी दें या फिर शांति स्थापित करें। पर किसी भी सूरत में शांति व्यवस्था भंग स्वीकार नहीं करेगा प्रशासन, और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का स्पष्ट संदेश है, अब किसी ने भी शांति भंग की तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। सर, खुद आप बोल रहे हैं वरिष्ठों से, जिलाध्यक्ष खुद अंदर मौजूद हैं, इंडिया टीवी बात करके आए हैं, वो रिजाइन देके बैठे हैं, वो तो बाहर निकलने की बात नहीं कर रहे हैं जब तक। खैर, वो राजनीतिक उनका मामला है कि टिकट नहीं बदलेगा, लेकिन ऐसे में प्रशासन तो क्या करेगा? पथराव हो रहा है, गाड़ियां टूटी फूटी पड़ी हुई है, देख रहा हूँ, जैम की स्थिति आ गई है, कैसे संभालेंगे? नहीं, अब पथराव की स्थिति नहीं है, पथराव खत्म हो चुका है, अब बस डायलॉग चल रहा है और डायलॉग जल्दी खत्म होगा और ये व्यवस्था वापस सुचारू हो जाएगी। तो तस्वीरों में आपको लगातार दिखा रहे हैं, पुलिस यहाँ पर पूरा मौजूद है कि किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़े। कलेक्टर भी साथ हैं, एक बार हम उनसे फिर भी बात कर लेते हैं। सर, ये तो लंबा समय हो गया है, कल रात से लेके आप तक, अभी तक लगातार देख रहा हूँ आप यहीं पर मौजूद है। कब ये जो स्टैंड ऑफ होगा, या बातचीत का स्तर क्या है, बातचीत हो पा रही है आप लोगों की? अभी ये उनका निजी कार्यालय है जी। निजी कार्यालय में रहते हैं, हमें दिक्कत नहीं। हम लोग इस पे नज़र बनाए रहते हैं कि हमारा जो नेशनल हाईवे है या नेशनल प्रॉपर्टीज है, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज है, उसको कोई नुकसान ना हो, और जैसे रेलवे ट्रैक है उस पर नुकसान ना हो। बाकी वो विरोध करे, वो पथराव की स्थिति हमने देखी ना आप। पथराव के लिए हम सख्त रहेंगे, अब प्रशासन सख्त है, अगर जरूरत पड़ती है तो तुरंत कार्रवाई होगी। तो कोई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की बात नहीं चल रही कि कोई? हमने जारी किया है अभी 144, जिसको पहले कहते थे, जो कि अभी इसके सामने 144 लगा दी है, जिसको अब बीएनएस की धारा 163 में होती है, वो लगा दिया गया है। अब हम 5 से ज्यादा अगर बाहर, मैंने निजी जगह पे नहीं लेकिन पब्लिक जगह पे 5 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठा होंगे और अशांति भंग करने का प्रयास करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये दतिया कलेक्टर हैं स्वप्निल वानखेड़े जी, जिन्होंने बताया कि अब 163 बीएनएस की धारा जो पहले 144 हुआ करती थी दतिया में, उसे लागू करा दिया गया है। और इसके बाद अब अगर ये सार्वजनिक रूप से बाहर 5 से ज्यादा लोग जो है अगर इकट्ठे होंगे तो उन्हें प्रतिबंधात्मक धाराओं में अरेस्ट किया जाएगा। बड़ी खबर इंडिया टीवी के माध्यम से ये अब आ रही है। कलेक्टर ने अभी बिल्कुल इंडिया टीवी से बात करते हुए आदेश जो है वो लगा दिया है। 144 जहां 5 से ज्यादा लोग समूह में इकट्ठे नहीं हो सकते थे, जो अब बीएनएस की धारा में तब्दील होकर 163 हो गया है, यानी धारा 163 लगा दी गई है। यही वजह है कि अब जो भीड़ एकदम से जो है छटनी चालू हो गई। अभी भी लोग हैं, हम फिर भी बात कर लेते हैं। भैया, एक क्यों, काय के लिए आप प्रदर्शन कर रहे हो, क्या है मांग? हमारा कहने का मतलब ये है कि जो पार्टी से टिकट क्लियर हुआ है वो सही नहीं हुआ, और माननीय जी नरोत्तम मिश्र जी को टिकट मिलना चाहिए था। गद्दावर नेता है पुराने, और सरकार के लिए भी उन्होंने काफी कुछ किया है, और ये टिकट जो दिया गया है ये सही नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता? जी, मैं बीजेपी से कार्यकर्ता। बीजेपी आपकी पार्टी ने जब दे दिया है एक आशुतोष तिवारी को, तो आपको उनका साथ देना चाहिए। जी, आशुतोष तिवारी का यहाँ पर कोई वर्चस्व नहीं है। आशुतोष तिवारी को यहाँ पर जनता भी नहीं जानती है, और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने दतिया के लिए बहुत कुछ किया है, हम लोग उनके एहसानमंद हैं, इसलिए हमको टिकट शाम तक वापस चाहिए। शाम तक नहीं तो क्या करेंगे अगर शाम तक टिकट वापस? बहुत बड़ा आंदोलन होगा और कार्यकर्ता बहुत जनसंख्या में इकट्ठा होगा, इसके लिए हम आगे और भी कुछ योजना बना सकते हैं। ये प्रेमाइसेस बीजेपी का कार्यालय है, फिर ऐलान करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर जो उनकी डेडलाइन थी, अगर शाम तक नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन होगा। और इस आंदोलन होने तक ये जो आपको कानून व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए जो पुलिस और प्रशासन की कंबाइंड टीम एसपी और कलेक्टर की मौजूदगी में दिखाई दे रही है,
बड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रात से जो भीड़ है लगातार उग्र हो रही है, कहीं पथराव की स्थिति। कुल मिलाकर के जो अनुराग, जो हमने आपकी रिपोर्ट सुबह के देखी, साफ उसमें दिखाई दिया कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने अच्छा खासा बवाल काटा, NH-44 को जाम कर दिया, जो सुबह जाकर के खुल पाया। पुलिस पर पथराव हुआ जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं और अब हालात जाके थोड़े बेहतर हुए हैं। जो सुबह तस्वीर आपने दिखाई थी वो काफी चिंताजनक थी। बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। तो वहीं बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी ने बिहार में भी अपना उम्मीदवार बदल दिया है, लेकिन वहां कोई हंगामा या किसी तरह का विरोध नहीं हुआ है। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर सीट पर उपचुनावों में बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार के चुनाव लड़ने से हटने के बाद पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को बांकीपुर सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। अभिषेक कुमार ने बताया कि वो व्यक्तिगत वजहों से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभिषेक का यह फैसला हैरान करने वाला है, क्योंकि अभिषेक कुमार ने एक दिन पहले ही नॉमिनेशन फाइल किया था। उनके नामांकन में बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंचे थे। अब 32 साल के बीजेपी बूथ अध्यक्ष और BJIM के 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। नीरज ने बताया कि पहले उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने पार्टी के दफ्तर में आकर इस बात को कंफर्म किया कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी ने नामांकन दाखिल करने के एक दिन बाद अपना नाम वापस क्यों ले लिया। व्यक्तिगत कारणों का हवाला देने वाले अभिषेक कुमार के नामांकन वापस लेने के पीछे का एक कारण, एक बड़ी वजह चारा घोटाला से उनके परिवार के कनेक्शन को माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक के पिता रविंद्र प्रसाद चारा घोटाले में दोषी थे। अभिषेक कुमार के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा मेसर्स मगध केमिकल्स कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी के मैनेजर थे। यह कंपनी चारा घोटाले में शामिल थी। रविंद्र प्रसाद पर अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से पैसे निकालने का आरोप था। सीबीआई कोर्ट ने 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साथ जिन 75 लोगों को दोषी माना था, उनमें रविंद्र प्रसाद भी शामिल थे। रविंद्र प्रसाद को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। सीबीआई ने इस मामले में 2001 से 2003 के बीच 3 चार्जशीट फाइल की। सीबीआई ने उन्हें आरोपी बनाया था। डोरंडा ट्रेजरी केस में अवैध निकासी को लेकर लालू यादव समेत 99 लोगों पर सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिसमें लालू समेत 75 आरोपी दोषी करार दिए गए थे। इनमें अभिषेक के पिता रविंद्र प्रसाद भी शामिल थे। उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। अब सूत्र कह रहे हैं कि इसके अलावा अभिषेक ने नामांकन में गलत जानकारी दी थी। उन्होंने पढ़ाई से जुड़ी कुछ जानकारियां छिपाई थी। अभिषेक ने नॉमिनेशन में खुद को 10वीं पास बताया था, लेकिन उसके रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियां पाई गई। ऐसे में भी उसके नॉमिनेशन के रद्द होने की संभावना हो सकती है। इसीलिए बीजेपी ने कोई रिस्क न लेते हुए नामांकन वापस करवाने का फैसला किया। पंजाब कांग्रेस की बात करें तो वहां पर लगातार अंदरूनी खींचतान जारी है और इसी बीच आज पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, सांसद सुखजिंदर रंधावा, पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल के लिए उनके साथ बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें चन्नी गुट के नेता अपना पक्ष रखेंगे। 11 बजे सुबह यह मीटिंग होगी। बताया जा रहा है कि चन्नी गुट ने इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के शामिल नहीं होने की शर्त रखी है। साथ ही ये भी मांग की थी कि मीटिंग कांग्रेस भवन में नहीं बल्कि किसी अन्य जगह पर हो, जिसके बाद ये बैठक कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत के आवास पर होने की बात सामने आई। ये विवाद राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद शुरू हुआ, जिसका चन्नी गुट लगातार विरोध कर रहा है। क्या पंजाब कांग्रेस में सुलझेगा अंदरूनी विवाद? क्या चन्नी गुट के साथ बघेल की बैठक में बनेगी बात? पंजाब कांग्रेस में चल रहे घमासान के बीच आज प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल के साथ पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और सांसद सुखजिंदर रंधावा की अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक विधायक राणा गुरजीत के आवास पर सुबह 11 बजे है। मीटिंग में चरणजीत सिंह चन्नी गुट के करीब 50 नेता भी मौजूद रहेंगे। चन्नी गुट के नेता पंजाब में पार्टी प्रभारी भूपेश बघेल के सामने अपना पक्ष रखेंगे। इस बैठक में सुबह के नाश्ते से लेकर लंच तक की व्यवस्था की गई है।
सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक को लेकर चन्नी ने शर्त रखी है कि इसमें प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग शामिल नहीं होंगे और मीटिंग कांग्रेस भवन में नहीं किसी दूसरी जगह होगी। ये भी खबर आ रही कि उन्होंने दो शर्तें रखी हैं। एक तो यहाँ पर 15 सेक्टर में कांग्रेस ऑफिस में बैठक नहीं होगी और दूसरा उस बैठक के अंदर राजा वड़िंग मौजूद नहीं होंगे। मेरे को नहीं पता, शायद इंडिया टीवी को किसी ने बताया हो, लेकिन मेरे को नहीं पता ऐसी शर्तें रखी हैं। और नेचुरली यार, जब उनकी कोई मेरे से अलग बात है तो नेचुरली वो मेरे से अलग करेंगे। क्या हो जाएगा मोरिंडा में भी तो ऐसा हो सकता है कि उसमें जब मैं बैठूंगा तो मैं मतलब कि बैठना ही नहीं चाहिए। मेरे को लगता है कि पहले वो भूपेश बघेल साहब से बात करेंगे, फिर हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। चन्नी आएंगे उसमें? यार अब चन्नी साहब से पूछिए, पर मेरे को खबर है कि आएंगे। सुना तो यही है, बाकी पता नहीं है। दरअसल पंजाब कांग्रेस में ये कलह तब शुरू हुई जब 1 जुलाई को कांग्रेस आलाकमान ने संगठनात्मक सूची जारी की थी, जिसमें राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उस सूची पर चन्नी गुट ने आपत्ति जताते हुए राजा वड़िंग के नेतृत्व पर सवाल उठाए और मांग की कि चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। यही नहीं, चन्नी ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने समर्थक नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें 4 विधायक और 50 नेता शामिल हुए थे। राजा वड़िंग ने भी उसके बाद अपने समर्थक नेताओं से मुलाकात की। विवाद बढ़ा तो पार्टी आलाकमान की एंट्री हुई और प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल को विवाद सुलझाने के लिए पंजाब भेजा। और अब बात मानसून की। कई राज्यों में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बारिश जानलेवा हो चुकी है। कुछ जगहों पर सड़कें धंस गईं तो कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है और प्रशासन राहत और बचाव के काम में लगा है। इन सब के बीच मौसम विभाग ने आज 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के साथ आंधी तूफान का भी अलर्ट है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। मॉनसून किस कदर विकराल रूप ले चुका है, उसका अंदाजा पानी की आवाज सुनकर और इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है। मेंढर जिले में बारिश ने आफत बढ़ाई हुई है, जहां भारी बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़ ने मेंढर के अरी गांव को जलमग्न कर दिया। खेत, खलिहान, सड़कें और घर सब पानी में डूब गए, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाढ़ प्रभावित इलाके से 25 लोगों को रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में भी बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। लैंडस्लाइड ने भी लोगों की मुसीबत बढ़ाई हुई है। लगातार लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी आफत की बारिश हो रही है। कई राज्यों में तो ये जानलेवा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में खुले नाले में गिरने से एक युवक की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक आर्यन नाम का ये शख्स पैदल ऑफिस जा रहा था, तभी सेक्टर 58 में सड़क पर पानी भरने की वजह से आर्यन सड़क किनारे खुले नाले में गिर गया। आशंका है कि वहां मौजूद बिजली के खंभे से करंट उतरा और उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी है। बारिश के दौरान नाले में गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा नोएडा के सेक्टर 58 इंडस्ट्रियल एरिया का है। आर्यन अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा था, तभी ठीक इसी जगह पे ये जो नाला आप देख रहे हैं, जो कि खुला हुआ नाला है, इसी में गिर जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। काफी देर बाद जो आसपास के फैक्ट्री के लोग थे वो उसको यहां से निकालकर बाहर ले गए। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आशंका ये है कि करंट लगने की वजह से उसकी मौत हुई है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है। नोएडा के अलावा गाजियाबाद के लोनी में भी गड्ढे में भरे बारिश के पानी में डूबने से 7 साल के बच्चे की मौत हो गई।
अंकुर विहार थाना क्षेत्र स्थित मिल्क गांव के पास लगातार हुई बारिश से पानी भर गया था। मासूम उसी के पास खेल रहा था और अचानक वो लापता हो गया। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद तलाशी के दौरान गड्ढे में उसका शव मिला। बच्चा खेल रहा था तो 5:30 बजे हम देखे तो अपने बच्चा को ले गए घर नहाने के लिए, तो बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे। तो फिर 2 घंटे के बाद आ जाऊँ तो भाभी मेरा खोजने लगा भतीजा को कि भतीजा कहाँ गया। तो फिर उधर के कोई बंदा कहा कि उधर गया तुम्हारा भतीजा। तो उधर के बंदा था एक और था, तो भी लड़का सब घर आ गया था। और उसके बाद में हम लोग ढूंढने लगे थे पूरी रात। हम लोग ढूंढ रहे हैं, चौकी गए हैं, थाना गए हैं जी, पूरी रात हम लोग भी ढूंढे हैं और सर भी। अब बात राम मंदिर की करते हैं। यहां चढ़ावा चोरी का खुलासा होने के बाद राम मंदिर की व्यवस्था पूरी तरह से बदलने जा रही है। आज से राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की चयन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सीईओ के सिलेक्शन के लिए बनाई गई 3 मेंबर्स की कमेटी आज दिल्ली में पहली मीटिंग करेगी। ये मीटिंग रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली के घर पर होगी। इस बैठक में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी मौजूद होंगे, जबकि कमेटी के तीसरे मेंबर सुरेश हावरे वर्चुअली शामिल होंगे। कमेटी के सीईओ के नाम का सुझाव ट्रस्ट को देना है। ट्रस्ट अब राम मंदिर के ट्रस्ट के नियमों में भी बदलाव करने जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी के पराशरण को दी गई है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद अब राम मंदिर के सिस्टम मैनेजमेंट में बदलाव होने जा रहा है। मंदिर के सभी कामकाज को सही से चलाने के लिए ट्रस्ट एक सीईओ की नियुक्ति करने जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट की अगली मीटिंग 22 जुलाई को है, लेकिन ट्रस्ट में सीईओ नियुक्त करने की प्रक्रिया आज से ही शुरू हो रही है। सीईओ के सिलेक्शन के लिए बनाई गई 3 मेंबर्स की कमेटी आज दिल्ली में पहली मीटिंग करेगी। ये मीटिंग रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली के घर पर होगी। बैठक में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी मौजूद रहेंगे, जबकि कमेटी के तीसरे मेंबर सुरेश हावरे वर्चुअली जुड़ेंगे। कमेटी को सीईओ के नाम का सुझाव ट्रस्ट को देना है। इस कमेटी का जो पर्पस है वो राम मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सीईओ के सिलेक्शन के लिए है, ताकि एक अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन मंदिर की चलाई जाए। हमारी एफर्ट यही होगी कि एक ऐसा आदमी सेलेक्ट किया जाए जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपीरियंस हो, जो फाइनेंस के बारे में भी जानता हो, अकाउंटिंग भी समझता हो, और कमिटेड आदमी, डेडिकेटेड, और सबसे अच्छी जो ऊपर बात है कि वो कम से कम रिलीजियस माइंड का हो, क्योंकि जो आदमी रिलीजियस माइंड का होता है उसमें कमिटमेंट भी होती है। तो ऐसा हम सोच रहे हैं कि एक ऐसा आदमी ढूंढा जाए। 3 सदस्यों वाली ये कमेटी राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के लिए 3 नामों का सुझाव देगी। सूत्रों के माने तो 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की मीटिंग में सीईओ के नाम पर मोहर लग सकती है। राम मंदिर ट्रस्ट सीईओ की नियुक्ति के साथ ही मंदिर की व्यवस्थाओं में भी बड़े बदलाव कर रहा है। इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट की डीड में बदलाव होगा। ट्रस्ट डीड में सीईओ की नियुक्ति का प्रोविजन जोड़ा जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष, महासचिव और ट्रेजरर के साथ बाकी सदस्यों की जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी। राम मंदिर ट्रस्ट के फाउंडिंग ट्रस्टी वरिष्ठ वकील के पराशरण को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पराशरण अपने सुझाव 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की मीटिंग में रखेंगे। जो ट्रस्ट का अपना डीड है उसमें अमेंडमेंट, उसमें संशोधन करने के लिए एक ट्रस्टी के पराशरण जी भी हैं, सीनियर एडवोकेट, उन्होंने इसकी पहल शुरू कर दी है। तमाम सुधार, जो भी सुधार होने चाहिए ट्रस्ट पे, कैसे फाइनेंशियल गड़बड़ी जो ही है उसको कैसे रोका जाए, और इन सारे मुद्दों पर, इन सारे विषयों पर विचार हो रहा है, चर्चा हो रही है। और मुझे लगता है कि इस बार एक बहुत पुख्ता ट्रस्ट डीड बनेगा।
राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के खुलासे के बाद SBI बैंक के कर्मचारियों की भी लापरवाही सामने आई है। राम मंदिर ट्रस्ट अब इसमें भी बदलाव करने जा रहा है। अभी तक राम मंदिर का चढ़ावा सिर्फ स्टेट बैंक में जमा होता था, लेकिन अब दूसरे बैंकों में चढ़ावे की रकम को रोटेशन के हिसाब से जमा करने की व्यवस्था की जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी के मामले के सामने आ जाने के बाद से बहुत सारे बदलाव किए हैं और अब इन बदलावों का ये असर देखने को मिल रहा है कि पूरी तरीके से सारी चीज़ें पारदर्शी नजर आ रही हैं। व्यवस्थाओं में इस तरीके का बदलाव किया गया है कि कोई भी किसी के ऊपर आरोप न लगा सके। और सबसे खास बात यह है कि जो लोग अब चढ़ावे की गिनती कर रहे हैं उनके ऊपर 3 लेयर की न सिर्फ निगरानी रखी गई है बल्कि हर SOP को इस तरीके से रखा गया है कि भविष्य में किसी भी तरीके की चूक की गुंजाइश न रहे। और यही वजह है कि जो लोग चढ़ावा करने के लिए बैंकों की तरफ से अब आ रहे हैं उनको नियमित तौर से न सिर्फ रोटेट किया जा रहा है बल्कि उनकी संख्या को भी दिन के हिसाब से, चढ़ावे के हिसाब से घटाया और बढ़ाया जा रहा है। ट्रस्ट को उम्मीद है कि इस तरीके के फैसलों के बाद भविष्य में कोई भी चढ़ावा चोरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती के साथ ही रामलला के दर्शन करने की VIP व्यवस्था भी बदल दी गई है। अब चढ़ावे की काउंटिंग की निगरानी में पूर्व सैनिकों को तैनात किया है। इसके साथ ही रिटायर्ड फौजी दान पात्रों की सुरक्षा भी करेंगे। वहीं VVIP दर्शन के लिए जारी होने वाले पास दिनेंद्र दास की ID से जारी होंगे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे टिन्नू एंड गैंग के नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे ने पूछताछ में बताया है कि चोरी की रकम सीधे अपने खातों में नहीं रखते थे बल्कि पैसों को करीबियों और रिश्तेदारों को दे देते, फिर उनसे अपने खातों में ट्रांसफर ले लेते और पैसों को शेयर मार्केट में लगाया करते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि पैसों का सोर्स छिपा रहे और किसी को शक ना हो। इस खुलासे के बाद पुलिस ने आरोपियों के रिश्तेदारों दोस्तों से करीब 2 दर्जन अकाउंट को फ्रीज करवा दिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी अनुकल्प मिश्रा ने यह भी बताया कि उसने दान में आए आभूषणों में से करीब 1 किलो सोना गलवाने के लिए एक सराफा कारोबारी को दिया। आरोप है कि सोना गलवाने के बदले मिली 1.5 करोड़ की रकम से अनुकल्प संपत्तियां खरीद रहा था। वहीं 40 घंटे की रिमांड के दौरान अनुकल्प, लवकुश और करुणेश के कई ठिकानों से पुलिस ने भारी मात्रा में कैश बरामद किया। सोने के जेवर, एक कार और कुछ अहम दस्तावेज भी मिले। तीनों आरोपियों के पास से कुल करीब 10 लाख रुपए के गहने और 2 लाख रुपए कैश मिला है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि ये लोग नोटों की गिनती से पहले ही नोटों की चोरी करते थे। राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े लूट का एक वीडियो सामने आया है। गांधीनगर मार्केट में 2 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 17 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। लूट की इस वारदात का CCTV फुटेज भी सामने आया जिसमें यह दिख रहा है कि स्कूटी पर 2 लुटेरे आते हैं और फाइनेंस ऑफिस के बाहर स्टाफ को बंदूक दिखाकर पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में भी जुटी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक लड़की के साथ बदसलूकी और मारपीट का डरावना वीडियो सामने आया। एक सड़क हादसे के बाद लड़की को बेरहमी से मारा पीटा गया और उसकी कार में तोड़फोड़ भी की गई। उसका वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। शाहपुर थाना क्षेत्र का ये वीडियो है जहां एक लड़की अपने पिता के साथ अस्पताल जा रही थी। तभी कोआबाग रेलवे अस्पताल मार्ग पर उसकी कार की एक बाइक से टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक सवार युवक ने अपने साथियों को बुलाया और लड़की को कार से बाहर खींचकर उसके साथ मारपीट की। तेलंगाना के रंगारेड्डी से बेहद हैरान करने वाली एक खबर आई। एक युवक ने अपने खिलाफ कथित तौर पर पॉक्सो केस लगाए जाने से नाराज होकर एक के बाद एक 6 लोगों का मर्डर कर दिया। पुलिस से मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपी ने अपनी पत्नी, 2 छोटे बच्चों के साथ ही एक 17 साल की लड़की जिसने उसके खिलाफ पॉक्सो का केस दर्ज कराया था, लड़की की मां और नानी की चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी। शुरुआती जांच में ये पता चला कि आरोपी लड़की को गांव के बाहरी इलाके में एक तालाब के पास ले गया जहां उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने अपने घर वालों को फोन कर 6 लोगों का कत्ल कर देने की बात कही और उसने कहा कि वो भी खुदकुशी करने जा रहा है। इसके बाद से आरोपी का कुछ पता नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में पिछले साल चौथी क्लास में पढ़ने वाली 9 साल की बच्ची अमायरा की मौत से पहले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अमायरा के परिवार का आरोप है कि स्कूल में अमायरा को उसके साथ पढ़ने वाले बच्चों ने बार बार परेशान किया। वो कई बार मदद मांगने के लिए टीचर के पास भी गई, लेकिन उसे मदद मिली नहीं, जिसके बाद उसने स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने इस मामले में 8 महीने बाद चार्जशीट दायर की है, जिसमें ये सीसीटीवी वीडियो भी जमा किया गया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे बच्ची टीचर के पास जा रही है और इस वीडियो के सामने आने के बाद परिवार ने आरोपियों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। सीसीटीवी में सामने आया तो स्कूल ने तो जारी कर दी थी कूदते हुए हमारे की फोटो स्टार्टिंग में। उसे 55 मिनट बुलिंग हुई है। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ने वाली 4th क्लास की छात्रा अमायरा की मौत मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अमायरा की मौत से ठीक पहले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसके बाद इस पूरे केस में नया मोड़ आ गया है। घटना के दिन यानी पिछले साल 1 नवंबर का अमायरा का ये सीसीटीवी सामने आया है। उसमें साफ दिख रहा है कि क्लासरूम में उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा था जो उसके बर्दाश्त से बाहर था। सीसीटीवी में दिख रहा है कि अमायरा जब क्लास में आई तब बिल्कुल शांत और सामान्य थी। वो क्लास की एक्टिविटी और डांस क्लास में शामिल होती है। क्लास में लौटने के बाद कुछ बच्चे अमायरा को डिजिटल स्लेट पर कुछ दिखाते हैं। बार बार स्लेट अमायरा की तरफ की जा रही है, जिससे वो परेशान हो जाती है। वो क्लास टीचर के पास शिकायत करने जाती है। तभी कुछ और बच्चे भी टीचर के पास आ जाते हैं। टीचर का ध्यान अमायरा की बात से हट जाता है। टीचर उसे सीट पर वापस भेज देती है। ये सिर्फ 8 मिनट की क्लिप है। अगर आप इसे 1.5 घंटे का देखेंगे, उसे 55 मिनट बुलिंग हुई है। बुलिंग का मतलब होता है पब्लिक हैरासमेंट, पीयर की हैरासमेंट, जो सबके सामने उसकी हो रही है। कुछ ड्रॉ करा जा रहा है उस डिजिटल स्लेट पे, एक लड़की होकर उसको कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो ऑब्जेक्शनेबल मैटर है। उसके बाद भी वो हिम्मत करके, उसकी हिम्मत टूटी नहीं है। लोग उसे कह रहे हैं बड़ी वल्नरेबल थी, बड़ी इमोशनल थी। अरे वो बहुत टफ थी, वो बहुत टफ थी। जो आप 9 साल के थे, मैं 9 साल की थी। कितनी हिम्मत होती थी? हमारे में इतनी हिम्मत होती थी, हम 5-5 बार टीचर के पास जाएं। इसके बाद भी अमायरा कई बार टीचर के पास अपनी शिकायत लेकर जाती है, रिक्वेस्ट करती है उसकी बात सुने, पर जब उसे लगता है कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा तो वो क्लास से बाहर जाती है। तेजी से ग्राउंड फ्लोर से चौथी मंजिल पर जाती है। जब अमायरा ऊपर जा रही थी तब कोई स्टाफ उसे रोकता नहीं दिख रहा है। इसके बाद अमायरा चौथी मंजिल के रेलिंग से नीचे गिर जाती है। 9 साल की अमायरा के खुदकुशी के मामले में जो सीसीटीवी सामने आया है, उसने तमाम सवाल इस नीरजा मोदी स्कूल प्रशासन पर खड़े कर दिए हैं। दरअसल जो चार्जशीट में जो वीडियो संलग्न हुआ है और जो अमायरा के पिता ने जो वीडियो दिया है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि अमायरा को बुलिंग करने का प्रयास किया जा रहा था। जो क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स बैठे थे वो लगातार अमायरा को बुली कर रहे थे और इसकी शिकायत अमायरा बाकायदा टीचर से करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन न टीचर ने सुनी, न स्कूल प्रशासन ने इस पर ध्यान दिया। इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद अमायरा के पेरेंट्स पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं की। परिवार की मांग है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत न सिर्फ क्लास टीचर बल्कि स्कूल के प्रिंसिपल और चेयरमैन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। सीसीटीवी में सामने आया तो स्कूल ने तो जारी कर दी थी कूदते हुए हमारे की फोटो स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन जब ये पूरा सीसीटीवी अब आया है और हम पहले दिन से ही पुलिस से ये बात कर रहे हैं कि अमायरा इतनी बार गई है, सीसीटीवी में सब कुछ नजर आ रहा है, उसके बाद भी आप कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्लास टीचर के खिलाफ अबॉइंटमेंट टू सुसाइड का केस क्यों नहीं दर्ज कर रहे? 3 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बदल चुके हैं, 8 महीने बाद में इन्होंने चार्जशीट फाइल करी है और इतनी वीक चार्जशीट बनाई है कि इसमें क्लास टीचर के अगेंस्ट सिर्फ JJ 75 लगाया है, इंदु दुबे और जो ओनर है उनके खिलाफ सिर्फ 106 लगाया है। तो हमारी डिमांड यही है कि इसमें कोर्ट कॉग्निजेंस ले कि इतना कुछ हुआ है, सीसीटीवी में सब कुछ नजर आ रहा है और अबॉइंटमेंट टू सुसाइड क्लासेस के अगेंस्ट लगाए और इंदु दुबे और जो ओनर है उनके खिलाफ JJ 75 लगना चाहिए और इनको हिरासत में लेना चाहिए तीनों को।
जयपुर पुलिस ने घटना के करीब 8 महीने बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें स्कूल के मालिक, प्रिंसिपल और क्लास टीचर को नामजद किया गया है। अमायरा के परिवार की मांग है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सभी दोषियों पर सख्त धाराओं को जोड़ा जाए। हैरानी की बात यह है कि सीसीटीवी का पूरा एक्सेस स्कूल के प्रिंसिपल के पास होता है और प्रिंसिपल कहीं ना कहीं मॉनिटर करती है हर क्लासरूम की, जिसमें टीचर का आखिरकार वहां पर काम क्या है, किस तरीके। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करने की नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें बिना जानकारी के एथेनॉल मिक्स पेट्रोल बेचने को उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन बताया गया। साथ ही ईंधन में एथेनॉल प्रतिशत की जानकारी देने की मांग की गई। इसके साथ ही E20 पेट्रोल के मुद्दे पर सियासत भी लगातार जारी है। विपक्ष इसको लेकर सरकार पर हमलावर है। यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में एथेनॉल मिलाने का विरोध करते हुए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। गडकरी लगातार E20 फ्यूल से गाड़ियों के खराब होने की फैलाई जा रही खबरों को गलत बता रहे हैं। E20 पेट्रोल को लेकर प्रोटेस्ट हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया है। वहीं विरोधी दल इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है। इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शनकारी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी के मुखौटे पहनकर आए थे। उनके हाथों में इथेनॉल मिक्स पेट्रोल वाली बोतलें थी। साथ ही गन्ने का रस निकालने वाली मशीन लेकर भी पहुंचे। यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि E20 नीति से आम लोगों और ऑटोमोबाइल उद्योग को नुकसान हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इथेनॉल मिक्स ईंधन से गाड़ियों के इंजन पर असर पड़ रहा है और लोगों को एक्स्ट्रा खर्च उठाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, यूथ कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि इथेनॉल वाले पेट्रोल से नितिन गडकरी का निजी फायदा है। E20 पेट्रोल की मिलावट को लेके देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़े धक्के में है। लाखों करोड़ों रुपए के साधन चलती सड़क पे खराब हो जाते हैं, फ्यूल पंप उनका खराब हो जाता है। जब हमने गडकरी जी को ही पैसा देना है तो पेट्रोल पंप की कंपनियों के थ्रू क्यों दें? हम डायरेक्टली गडकरी जी को आज पैसा देने के लिए आए हैं। हमने नारा भी यही दिया है कि E20 नितिन गडकरी 420। इस बीच पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें उपभोक्ताओं को ईंधन में इथेनॉल प्रतिशत की जानकारी देने और पुरानी गाड़ियों के लिए सादे पेट्रोल के विकल्प के तौर पर देने की मांग की गई। इस याचिका में कहा गया है कि हर पेट्रोल पंप पर ईंधन के नोजल और बिल पर लिखा होना चाहिए कि ईंधन में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित है। याचिकाकर्ता के मुताबिक बिना जानकारी के एथेनॉल मिक्स पेट्रोल बेचना उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन है, क्योंकि कई पुरानी गाड़ियां इसके लिए अनुकूल नहीं। नितिन गडकरी लगातार सरकार की इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति का बचाव कर रहे हैं। गडकरी के मुताबिक सरकार ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे E20 फ्यूल से प्रभावित पुरानी गाड़ियों के पार्ट्स को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बदलें। उनके मुताबिक अब तक ये साबित नहीं हो पाया है कि E20 ईंधन की वजह से किसी पेट्रोल गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचा हो। गडकरी ने E20 फ्यूल से गाड़ियों के खराब होने या नुकसान की सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबरों को गलत और झूठा नैरेटिव करार दिया और निजी फायदे के आरोपों को साजिश बताया। समंदर में आज एक बार फिर सिकंदर उतरने जा रहा है। स्वदेशी स्टेल्थ युद्धपोत INS महेंद्रगिरी का भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल आज होना तय है। कमिश्निंग होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में आयोजित समारोह में इस नौसेना को सौंपने की बात कही। ये आधुनिक युद्धपोत भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक बड़ा प्रतीक है, जिसमें 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। युद्धपोत का निर्माण नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा स्वदेश में किया गया और मुंबई के मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में से बनाया गया। INS महेंद्रगिरी अत्याधुनिक
स्टेल्थ तकनीक से लैस है जो दुश्मन के रडार को चकमा देने में पूरी तरह से सक्षम भी है। ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों, आधुनिक सेंसर और पनडुब्बी रोधी हथियारों से लैस है। ये प्रोजेक्ट 17A का छठा युद्धपोत है। इसके शामिल होने से नौसेना के फ्रिगेट की संख्या 20 हो जाएगी। फिलहाल नौसेना के लिए 40 से ज्यादा युद्धपोत निर्माणाधीन हैं, जिससे भारत की समुद्री ताकत लगातार बढ़ रही है।